हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्येंद्र यादव। हम लोग फिर से आ गए हैं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स वाले चाचा। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 की फिजिक्स। अभी अभी आप लोग क्लास 10th पास हुए होंगे। क्लास 11th की फिजिक्स वगैरह स्कूल में स्टार्ट भी हो गई होगी, लेकिन ये चैप्टर जो होता है फिजिकल वर्ल्ड, इसको छोड़ करके ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसका पेपर में कुछ आने जाने वाला है नहीं। लेकिन फिजिकल वर्ल्ड को समझने से हमें ये पता चलता है कि फिजिक्स आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं। पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ रीज़न होना चाहिए कि क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये पता चलेगा फिजिकल वर्ल्ड में। और अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, ये सब बताया जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, कोई वस्तु है वो कैसे बिहेव करती है इसमें पता चलेगा। बाकी आगे जाकर के जो पढ़ोगे इसी का विस्तृत रूप होगा, इसी का एक्सपेंडेड रूप फॉर्म कह सकते हो कि वहां पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो क्लास 10th में तीनों को एक ही में मिक्स करके रखा जाता था, उसका नाम होता था साइंस। वहां से आप अलग हुए, आगे गए तो इसको कुछ बढ़ाते भी हैं आगे। तो क्या हुआ, क्लास 11th में इसके 3 पार्ट किए गए। पहला फिजिक्स, सेकेंड केमिस्ट्री एंड थर्ड बायो। तो फिजिक्स जब पढ़ने जा रहे हैं तो इसका सबसे पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला सब फिजिक्स। तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स है क्या? व्हाट इज फिजिक्स? भैया जिसके बारे में जानना है आते हैं इसके बारे में जानते हैं मेन। तो बात करें अगर फिजिक्स की, तो कहता है कि इट इज द लॉ एंड प्रिंसिपल, इट इज द लॉ एंड प्रिंसिपल that governs the universe भैया क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है जो फिजिक्स है ये हमें लॉ और प्रिंसिपल के माध्यम से यूनिवर्स से परिचित करवाता है, या बोले तो रिकॉग्नाइज करवाता है। ठीक है, सेकेंड, अगर इसी का एक और डिफिनेशन देखें तो कह सकते हैं कि इट टेल्स अस हाउ एंड वाई थिंग्स बिहेव and how to do, या लिख सकते हैं it do, and also help to predict the future। देखिए, समझते हैं। इट टेल अस, ये हमें बताता है हाउ एंड वाई, ये ऐसा क्यों करता है पहला, और कैसे करता है। जैसे कोई वस्तु है वो किसी काम को अगर कर रही है तो कैसे कर रही है। जैसे अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो ये बोर्ड पे चल रही है इस तरह से, तो इसमें चल कैसे पा रही है। जैसे इस मार्कर के कुछ जो इंक है, मार्कर के इंक के बीच कुछ मॉलिक्यूल होंगे, ये किसी मॉलिक्यूल से ही मिलकर के बनी होगी, और बोर्ड के भी कुछ आपस में बोर्ड के भी कुछ मॉलिक्यूल होंगे जो कि इससे मिलकर के बना होगा। अब होता क्या है, जब मार्कर के इंक के बीच लगने वाला फोर्स और बोर्ड के अणुओं के बीच, या बोले तो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स
बोर्ड और मार्कर के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स से कम हो जाता है, तब ये इंक इस पे चल पाती है। तो ये हो गया हमारे हाउ का जवाब, कि मतलब कोई चीज काम कर रही है तो कैसे कर रही है। सेकंड, वाई, अगर कोई चीज काम कुछ कर रही है तो क्यों कर रही है। जैसे मैंने अपने हाथ को लिया और किसी दीवार में इसको मार दिया तो ये आवाज करेगी, ठीक है। सेकंड, मेरे हाथ पे भी चोट लग रहा होगा, तो वो चोट अगर इस पे लग रहा है तो क्यों लग रहा है, ये बताता है फिजिक्स। और हेल्प करता है अपने को कि किसी थिंग्स का कैसे या किसी वस्तु का कैसे फ्यूचर बताया जाए, ठीक है। तो भैया फ्यूचर बताने का काम तो फिजिक्स में नहीं चलता, ये तो एस्ट्रोलॉजी में चलता है। तो वो इसमें जो फिजिक्स जो बताएगा फ्यूचर, वो बिल्कुल राइट बताएगा। जैसे इस मार्कर को मैंने लिया और यहां से छोड़ दिया, अब छोड़ते ही नीचे जाएगा, कंफर्म जाएगा, तो फ्यूचर क्या होता है। सोचो, आप घर से बाहर निकले और रास्ते में जाते वक्त आपके साथ क्या हो सकता है, मतलब आपके पास आपके पर्स में से पैसे गिर सकते हैं, आपकी जेब किसी ने काट ली, आपके साथ एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं, होगा नहीं ऐसा हो सकता है। इन्हीं सब चीजों को बताना क्या होता है, फ्यूचर बताना होता है। तो अगर हम इस मार्कर को ले रहे हैं और इसको छोड़ रहे हैं तो ये रास्ते में जाकर के अटक जाएगी या नीचे गिर जाएगी, या अगर जाएगी तो कितनी तेजी से जाएगी। अगर हम इन सब चीजों के बारे में बता पा रहे हैं तो यानी कि हम फ्यूचर के बारे में बता पा रहे हैं। बात करें इस यूनिवर्स में अगर देखा जाए तो हम एक छोटे पार्टिकल की तरह ही काम करते हैं, यानी कि फिजिक्स के माध्यम से हम किसी मनुष्य के भी या बोले किसी इंसान के भी फ्यूचर को बता सकते हैं, ठीक है। तो कैसे काम करेगा देखते हैं आगे। तो ये है हमारा व्हाट इज फिजिक्स का डेफिनेशन पूरा, या बोले तो उसका आंसर कि क्या क्या होता है, ठीक है। फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या होता है, भैया फिजिक्स पढ़ने के लिए क्या मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर जरूरत पड़ती है, क्या दोनों एक तरीके से बिहेव करते हैं, क्या दोनों सेम हैं, ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने निकल करके आते हैं। और अगर मेरी मैथमेटिक्स कमजोर है तो क्या हम फिजिक्स पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल पढ़ सकते हो बाबू, लेकिन थोड़ा सा तुझे ध्यान मैथमेटिक्स पे भी देना पड़ेगा। तो बात करें व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो देखो इसका जवाब सिंपल सा है कि फिजिक्स इज नॉट पॉसिबल विदाउट मैथमेटिक्स। तो बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या हम छोड़ दे पढ़ना, इज नॉट पॉसिबल विदाउट मैथमेटिक्स। तो देखो इसके बिना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स के कुछ ही रूल इसके अंदर लगते हैं जो बार बार उपयोग होते हैं। जैसे देखें तो मैथमेटिक्स के बोले तो डिफरेंशिएशन पहला, सेकेंड इंटीग्रेशन, थर्ड इक्वेशन वगैरह, इक्वेशन सॉल्व करना। तो ऐसे छोटे छोटे टर्म्स हैं जो मैथमेटिक्स के फिजिक्स में यूज होते हैं, जो कि बहुत सिंपल होते हैं, जब चाहो आप उसको पढ़ सकते हो। इस पे भी डिफरेंशिएशन वगैरह पे और इंटीग्रेशन वगैरह पे भी क्लास लेकर के आया जाएगा बाद में, लेकिन अभी इसकी जरूरत हमको नहीं है, ठीक है। तो यहां से हमें पता चला कि मतलब फिजिक्स को जो अगर पढ़ना है तो मैथमेटिक्स की बेसिक जानकारी तो हमको हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड हमारा क्वेश्चन आता है कि भैया फिजिक्स में इतने सारे फिनोमिना से कैसे उनको समझा जाए। मतलब अगर बोला जाए तो कोई वस्तु गिर रही है तो कौन सा फोर्स लग रहा है, कहीं हम चल रहे हैं तो कैसा फोर्स लग रहा है हमारे ऊपर, हमको चलने के लिए किस फोर्स की आवश्यकता होगी, ऐसे देखें थर्मोडायनेमिक्स में हीट वगैरह के बारे में। तो इन सब चीजों को जानने के लिए हमको कितना सारा सिलेबस वगैरह पढ़ना पड़ेगा। तो बाबू देखो
फिजिक्स में फिजिक्स के सिर्फ प्रिंसिपल रूल अगर मैं बोलूं, फंडामेंटल प्रिंसिपल रूल बोलूं तो सिर्फ दो हैं। तो लिख सकते हैं यहां पे हम देयर आर टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, अरे सॉरी, देयर आर टू फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फिजिक्स। भैया वो कौन कौन से जो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला अपना रूल आता है यूनिफिकेशन का। यूनिफिकेशन भैया ये क्या कहता है? तो वो ये कहता है यूनिफिकेशन क्या है, तो कहें अगर तो यूनिफिकेशन है अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन या एक्सप्लेन various phenomena through one law या लिख सकते हो सम लॉस, कुछ नियमों से। मतलब जो फिजिक्स में वेरियस टाइप के फिनोमिना या बोले तो लॉ वगैरह हैं, उनको समझने के लिए सिर्फ एक नियम से उनको कैसे समझा जा सकता है, इसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का अर्थ है यूनिफाई करना, एक करना यार, ठीक है। जैसे मान लो कि ये मार्कर है, फिर मेरा वही कहानी कि मैं इसको छोड़ रहा हूं, तो ये कहां जाएगा? नीचे जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये किस नियम से हो रहा है? ग्रेविटी के नियम से। मतलब मैंने मार्कर को छोड़ा तो वो उस पे वो नीचे गिरा, किस नियम से? ग्रेविटी के कारण, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक सैटेलाइट को छोड़ दिया पृथ्वी के अराउंड, अर्थ के अराउंड मैंने एक सैटेलाइट को छोड़ दिया, तो वो अपनी कक्षा में अपने अराउंडिंग कैसे घूमेगा? तो उसका भी कारण है ग्रेविटी। मतलब सैटेलाइट को अगर मैंने छोड़ा तो वो चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, उसको भी वो भी क्या कारण होगा? ग्रेविटी के कारण ही होगा। एंड थर्ड पार्ट की बात की जाए तो जो प्लैनेट्स वगैरह हैं सन के अराउंडिंग कैसे चक्कर लगाते हैं, वो भी क्या होता है? ग्रेविटी के कारण ही होता है, ठीक है। और भैया और कुछ बताइए। तो आप चल रहे हो डेली रूटीन में, अगर बात करें तो आप रास्ते में चल रहे हो, तो चलते हो तो किस कारण चल पाते हो? ग्रेविटी के कारण, सिंपल सी बात है। ग्रेविटी और फ्रिक्शन दोनों का मिक्सचर होता है, तब आप कहीं चल पाते हो। तो यानी कि यहां भी ग्रेविटी लगी, आपके चलने के लिए भी क्या लगी? ग्रेविटी। मतलब आपने क्या किया, इन सभी रूल्स को, जितने भी फिनोमिना थे डेली फिनोमिना जो थे, उनको आपने एक नियम से बांध दिया, जो कि नियम था ग्रेविटी। इसी को बोलते हैं यूनिफाई करना किसी चीज को, ठीक है। समझ में आया? अगर आया तो आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टीफन हॉकिंस। उन्होंने क्या कहा, एक सभा वगैरह बैठी होगी, तो उसमें उन्होंने कहा कि आप लोग कोई भी एक रूल लेकर के आओ, मैं उसको सिर्फ एक ही रूल के द्वारा सबको बता सकता हूं, मतलब सभी रूलों को एक ही रूल के द्वारा जोड़ सकता हूं। तो भैया ये तो कुछ हो गया ज्यादा, कि मतलब इतना भी आप मत बोल दो कि मतलब पूरे फिजिक्स को एक ही रूल के द्वारा जोड़ दोगे। तो वो हो गए फेल। लेकिन फिर उनकी बात को ऑब्जर्व कर रहे थे उन्हीं के चेले, जिनका नाम था द ग्रेट मैक्सवेल। तो भैया मैक्सवेल कौन है? तो मैक्सवेल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। अब ये आए जो कि उन्हीं के चेले थे, इन्होंने क्या किया, चार आकर के हमको चार इक्वेशन दिए, ठीक है।
और अपने हर एक इक्वेशन से फिजिक्स की एक ब्रांच को ही निपटा दिया। मतलब ये नहीं कि चैप्टर वगैरह पूरी ब्रांच को ही इन्होंने खत्म कर दिया। जैसे पहले अगर मैं इनके पहले इक्वेशन की बात करूं तो इन्होंने अपने पहले इक्वेशन से पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि 12th का कम से कम 25 से 30 दिनों का लेक्चर है, उसको सिर्फ एक इक्वेशन से इन्होंने समाप्त कर दिया। सेकेंड इक्वेशन की मैं बात करूं तो सेकेंड इक्वेशन से इन्होंने कंप्लीट पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को, जो कि कम से कम 3 महीने का चैप्टर है, एक इक्वेशन से इन्होंने खत्म कर दिया। थर्ड इनका आया कंप्लीट मैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये भी कम से कम नहीं तो 4 से 5 दिन का लेक्चर तो होगा ही। एक इक्वेशन से इनका मतलब इनका फिजिक्स का एक ब्रांच जो कि मैग्नेटिक वेव है, इन्होंने उसको खत्म कर दिया। फिर इनकी लास्ट इक्वेशन से बात करें तो कंप्लीट मैग्नेटिज्म इन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है। तो देख सकते हो कि एक इक्वेशन से मतलब एक पूरा ब्रांच खत्म करना, ये यूनिफिकेशन का सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक ही इक्वेशन लिख दो आप। जैसे एक न्यूटन चाचा ने लॉ लिखा था, उन्होंने एक लॉ ऑफ मोशन के लिए एक इक्वेशन लिखा था, तो वो था हमारा v = u + at। ये सब थे। तो ये क्या करते थे, कहीं भी इनको लगा सकते थे, जहां भी कहीं यूनिफॉर्म मोशन होता था वहां पे इसको आप लगा सकते थे। ये भी सब क्या है, एक यूनिफिकेशन के ही उदाहरण है या बोले तो एग्जांपल है। समझ में आया इतना? तो यूनिफिकेशन तो बहुत ज्यादा हो गया भैया। अब सेकेंड फिनोमेना क्या है हमारा, सेकेंड लॉ क्या है, जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल के रूप में फिजिक्स का है। तो उसकी बात अगर करें तो देखो, सेकेंड है हमारा रेड्यूजन। क्या आया, रेड्यूजन। भैया ये क्या कहता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा गहराई में चलते हैं। होगा देखो, क्लास में बैठे हो, सामने से कोई सुंदर सी कन्या आ रही, आप क्या देखोगे, फेस देखोगे, पहले बालों को देखोगे, पैर वगैरह देखोगे। सब देखने के बाद आप जज करोगे कि लड़की है तो है कैसी, ठीक है। या कोई लड़के को देखेगा तो भी इसी तरीके से देखेगा, मतलब वो कैसा है, उसके पहनावे को देखेगा कि उसने कपड़े वगैरह कैसे पहने हुए हैं, उसकी पर्सनालिटी को देखेगा। मतलब आपने क्या किया, उसको जा करके समझने की कोशिश की, उसके पार्ट बाय पार्ट को अलग अलग करके उसको आपने समझने की कोशिश की। यही होता है रेड्यूसर। भैया यहाँ पे तो नहीं समझ में आया, दूसरा एग्जांपल दीजिए। सोचो कि मैंने आपको एक स्क्वायर दे दिया, ठीक है। अब स्क्वायर दिया तो स्क्वायर के बारे में जानने के लिए आपको सारे रूल पढ़ने होंगे। पहला एक स्क्वायर क्या कहता है कि इसमें टोटल 4 साइड्स होंगे, ठीक है। पहला इसका रूल मिला कि इसमें 4 साइड्स। सेकेंड कि इसमें 4 एंगल है, 4 एंगल, चलो ठीक है, ये भी ठीक है, मेरा हो गया। थर्ड, इसके प्रत्येक एंगल, ईच एंगल 90 डिग्री के हैं, ईच एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अब फोर्थ देखा जाए तो इसके जो सभी साइड होंगे वे इक्वल होंगे, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। और भैया और क्या, देखो इसके जो डायगोनल्स होंगे वे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे। तो डायगोनल यानी कि क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये आप 5वां पकड़ लो। फिर छठे में पकड़ोगे कि इसके जो डायगोनल्स हैं वे आपस में बराबर हैं। फिर इसके जो डायगोनल्स एक दूसरे को काट रहे हैं, जिस जिस बिंदु पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब हमने क्या किया, स्क्वायर को
एक बहुत अच्छे तरीके से जान लिया। अब मैं इससे कहूं कि भैया आप इससे आइसोसेलेस ट्रायंगल बना करके दिखाओ, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे? आप इसकी किसी दो साइड्स को और एक डायगोनल को पकड़ लोगे इस तरीके से। तो ये रहा इसका दो साइड्स, ये रहा, मैंने इसको इस तरीके से कर दिया, और एक डायगोनल जो कि अगर मैं इसको नाम दूं तो ABCD, ठीक है। तो मैंने क्या किया, A को उठाया यहाँ पे, D को यहाँ पे और B को यहाँ पे। अब देखो, अब स्क्वायर की जो सभी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो ये रही दो साइड जो दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहता है कि मेरे दो साइड जो होंगे वे इक्वल होंगे, और सेकेंड पार्ट कि मेरे दो एंगल जो होंगे वे भी इक्वल होंगे। तो लो यहां से अगर डायगोनल जो अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो इसके एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा होगा, यानी कि ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। समझ में आया था? मतलब रिड्यूजन क्या है, तो किसी लार्ज सिस्टम को एक समझ करके दूसरे सिस्टम को बनाना क्या कहलाता है? रिड्यूजन कहलाता है। समझ में आया? क्या कहता है इसका डिफिनेशन? तो कहता है ये टू स्टडी ए लार्ज सिस्टम, सिस्टम इज कॉल्ड रिड्यूजन। मतलब किसी बड़े सिस्टम को पार्ट बाय पार्ट अलग अलग करके समझने को क्या कहते हैं? रिड्यूजन कहते हैं, ठीक है। आपको एक जनरेटर दे दिया गया, या छोड़ो एक चीप दे दी गई आपको, मेमोरी कार्ड दे दी गई। अब आप उसको समझोगे पहले कि इसमें किस किस चीज का उपयोग हुआ है, मतलब इस मेमोरी को बनाने के लिए किस किस चीज का यूज किया गया। तो पहला तो सिलिकॉन का यूज किया गया, और सिलिकॉन कहाँ से आया ये सब चीजें देखेंगे, ठीक है। इसमें आईसी वगैरह कौन कौन सी लगी हैं, वो आईसी किस चीज से बनी है, इस चीजों को समझोगे जब आप, तो इसी को कहते हैं रिड्यूजन। मतलब किसी चीज का, किसी बड़े वस्तु का सूक्ष्म तरीके से जाकर के अंदर तक जाकर के स्टडी करना क्या कहलाता है? रिड्यूजन, ठीक। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा हो गया, इसको आप समझ चुके हैं, ठीक। आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि कहता है कि व्हाट इज द इन फिजिक्स व्हाट इज द स्कोप एंड एक्साइटमेंट। फिजिक्स में कौन कौन से स्कोप हैं? स्कोप एंड एक्साइटमेंट। तो भैया एक्साइटमेंट और स्कोप के बारे में तो देखो, स्कोप क्या है? स्कोप कहलाता है आपको फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, तो ये कहलाएगा हमारा स्कोप। मतलब फिजिक्स में जितने भी चीजें दी गई हैं, तो मतलब आपको ले लिया गया, आपने ले लिया मैकेनिक्स, स्कोप का मतलब मैकेनिक्स ले लिया। अब मैकेनिक्स में आपको कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं, तो ये कहलाता है हमारा स्कोप, ठीक है। एक्साइटमेंट क्या है, तो फिजिक्स को पढ़ना क्यों है, ये कहलाता है हमारा एक्साइटमेंट। अलग अलग करके देखते हैं। तो देखो फिजिक्स में ना मूल रूप से अगर देखा जाए, फंडामेंटल अगर देखा जाए, तो दो तरह के स्कोप हैं। पहला स्कोप है हमारा फर्स्ट स्कोप, जिसे बोलते हैं मैक्रोस्कोप, एंड सेकेंड देखा जाए तो इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप। भैया मैक्रोस्कोप में कौन कौन आता है और माइक्रोस्कोप में कौन कौन आते हैं? तो देखो मैक्रोस्कोप के सिर्फ दो पार्ट हैं, ठीक है, जो कि 11th की, और दो पार्ट जो हैं वो 12th के। तो मैक्रोस्कोप में टोटल बोल दे तो 4 हैं। पहला आपका पहला चैप्टर जो कि बोला जाता है मैकेनिक्स, सेकेंड जो है आप ही का चैप्टर 11th का ही सेकेंड चैप्टर, सेकेंड पार्ट बोल सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड जो 12th का फर्स्ट पार्ट है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैग्नेटिज्म बोल देते हैं, मैग्नेटिज्म
मैग्नेटिज्म, इसी में दोनों पार्ट को क्लियर कर देते हैं। मैग्नेटिज्म, ठीक है। चौथा जो आपका है स्कोप, वो बोल सकते हो ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स, देखो बात करें इन पार्ट की, तो जो मैग्नेटिज्म है ये है आपका 12th का चैप्टर, ऑप्टिक्स भी है आपका 12th का चैप्टर, ठीक है। ये है 11th का पार्ट, ये भी है 11th का पार्ट। भैया ये 11th का थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि मैकेनिक्स है क्या। तो देखो न्यूटन के जितने भी फिनोमेना वगैरह हैं जिन पे उन्होंने काम किया, ये मान लो कि ये मैकेनिक्स है। जैसे बात करें अगर मोशन की, तो देखो मोशन में न्यूटन चाचा थे, तो मोशन में थे, ठीक है। फिर वर्क एंड एनर्जी में यहां भी थे, तो वर्क एंड एनर्जी भी पढ़नी है आपको, एनर्जी, ठीक है। थर्ड पार्ट आपका ऑसिलेटरी है, ऑसिलेटरी क्या भैया, पेंडुलम कभी नाम सुने हो, कभी देखे हो, दोलक वगैरह, तो ये होता है ऑसिलेटरी, ठीक है। चौथा वेव, कौन कौन सी वेव भैया, तो साउंड की वेव हो गई, ठीक है, और साउंड वेव हो गया, किसी ठोस पे कौन कौन सा वेव चलता वगैरह है वो सब हो गया, सॉलिड पे, ठीक है, और जितने वेव होंगे वो इसमें आएंगे, ठीक है। तो इसमें और भी अभी पड़े हुए हैं, जैसे मोशन में देखोगे तो अभी लॉज ऑफ मोशन बोला जाएगा, 3D में मोशन, ऐसे ऐसे पार्ट बने हुए हैं, ठीक है। इसमें अभी क्या बचता है, रोटेशनल मोशन, ठीक है। अभी ज़्यादा समय है नहीं, तो वो सब चीज़ें आगे जा करके फिर पढ़नी ही है, तो अभी बहुत कुछ जो बची है, ग्रेविटी वगैरह, ठीक है। बात आती है थर्मोडाइनेमिक्स से, तो भैया थर्मोडाइनेमिक्स में हमें क्या पढ़ना है, तो देखो थर्मोडाइनेमिक्स में सबसे पहला जो चैप्टर हीट है, फिर सेकेंड बोले तो टेम्परेचर, उसी को मापने के लिए, थर्ड है जो आपका डिवाइस वगैरह, और फोर्थ देखें तो हॉर्स इंजन करके आता है, वो चीजें पढ़नी है। तो ये हो गया आपके थर्मोडाइनेमिक्स का पार्ट। बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो ये 12th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि कम से कम आता है तो 30 नंबर का आता है, पूरा थर्मोमैग्नेटिक लेकर के। थर्मोमैग्नेटिक की बात करें तो इसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे भैया, तो देखो पहले इसमें आएगा चार्ज, बेचारा अकेले चार्ज आया, अब चार्ज बैठा रहेगा, कहीं बैठ गया, यहाँ पे मान लो इतना बड़ा ये चार्ज है, बैठा हुआ है, क्या करेगा, अब ये बैठा हुआ है तो उसके चारों तरफ बहुत दिनों तक आप जहां भी रहते हो वो एरिया आपका हो जाता है। तो इसने क्या किया, अपना एक एरिया बना लिया। अब एरिया बन गया इसका, तो कंफर्म है कि इसमें सिर्फ इसी का फोर्स लगेगा और किसी का फोर्स नहीं लगने वाला, ठीक है। तो ये रहा, इसके फोर्स वगैरह बन गए, एरिया बना, तो पहले इसने एरिया बनाया फिर अपना फोर्स बना लिया, ठीक है। अब कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल इसके अंदर आना चाहेगा तो उस पे ये फोर्स लगाएगा, भैया तू आते हो तो कैसे आते हो, ये वाला, ठीक है। जैसे आप किसी स्टेट में जाकर के रहना चाहते हो तो आपको ये तो देना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या करा, इस चार्ज को बहुत देरी तक बैठने लगा, तो इसको क्या किया गया, सोचा गया कि जब इसके पास इतनी पावर है तो थोड़ा इसको स्टोर कर लिया जाए। अब इसको जब स्टोर कर लेंगे तो यही चैप्टर आपका बन जाता है कैपेसिटर, जो कि आपको 12th में पढ़ना पड़ेगा। फिर इस चार्ज को भैया तुम बहुत बैठ लिए, थोड़ा चलने दो, तो कैपेसिटर में रखने के बाद इसको थोड़ा चलाने लगे हम। जब चलाने लगे तो चलने से देखा गया कि एक नई एनर्जी बनी, जिसे बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो बन गई, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना पड़ा हम। फिर उस करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाहित होने से, तार में किसी बहने से उसकी चारों तरफ एक फील्ड बनने लगा, नया फील्ड। तो अब भैया इसको इलेक्ट्रिक फील्ड तो बोल दिया गया, तो उसको क्या फील्ड दें, तो उसको बोला गया मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आपका एक फिर नया चैप्टर है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपको बहुत सारे पार्ट पढ़ने हैं। फिर उसी में आएगा चार्ज को एक एसी करंट के रूप में बनाया जाएगा और उसके बाद उसको चलाया जाएगा, तो वो एक नया फोर्स वगैरह बनाएगा, नया फील्ड वगैरह बनाएगा, ईएमएफ वगैरह, तो वो सब चीजें हमको इसमें पढ़नी है। बाकी आते हैं ऑप्टिक्स में, तो ऑप्टिक्स में भैया क्या पढ़ना है, ऑप्टिक्स में को पढ़ना है पूरे लाइट के बारे में, ठीक है। भैया लाइट के बारे में क्या पढ़ना है, तो लाइट आ रही है कोई, पहला तो आपका रिफ्लेक्शन,
लिख सकते हो यहाँ पे आराम से। तो यहाँ पे आएगा आपका रिफ्लेक्शन, फिर आएगा रिफ्रैक्शन। भैया रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो कोई लाइट की रे आ रही है, आपने उसको एक शीशा दिखाया, टकराया और वो चला गया, तो ये होता है रिफ्लेक्शन। अब बाबू उस किसको दिखाने से वो गया? तो इस वाले मिरर को दिखाने से वो चला गया। सोचो आप यहीं कागज की प्लेट रख देते तो क्या होता? तो लाइट पूरी एब्जॉर्ब हो जाती, ठीक है, तो वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो यानी कि जो रिफ्लेक्शन है ना, वो प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन की है, ठीक है, यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है? प्लेन की, रिफ्लेक्शन। फिर आया रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है? तो लाइट आ रही है, आपने एक लेंस रख दिया, लाइट उससे टकराई और फिर दूसरे माध्यम में वो गई, बाहर निकली, तो टेढ़ी वगैरह लेकर के निकली, तो वो होता है अपना रिफ्रैक्शन। थर्ड, तो आपको उसमें अब टेलीस्कोप वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, डिवाइसेस पढ़ने पड़ेंगे, ये सब चीजें इसमें आएंगी ऑप्टिक्स में। भैया बहुत ज्यादा लंबा जा रहा है, खींच रहा है, हाँ थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, ठीक है। फिर अपना आया माइक्रोस्कोप। भैया मैक्रो के बारे में हमने बहुत कुछ सीख लिया कि मैक्रो में हमको क्या क्या पढ़ना है, वो सब लिखे हुए हैं, नोट आउट कर लो, ठीक है। लेकिन माइक्रो में क्या क्या पढ़ना है? तो माइक्रो की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला चैप्टर आता है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स, ये नाम सुनते हुए कोई सुनते ही किसी का याद आया? तो हाँ याद आया भैया, किसका याद आया? मार्वल स्टूडियो का याद आया। उसमें क्वांटम फिजिक्स कौन यूज करता था? एंटमैन क्वांटम फिजिक्स के द्वारा छोटा या बड़ा होता था, ठीक है भैया। वहां पे मार्वल स्टूडियो में क्वांटम फिजिक्स को उतना समझा जा चुका होगा, लेकिन अभी हमने जितना सीखा है क्वांटम फिजिक्स के बारे में, तो उस लेवल का तो नहीं सीखा है। किसी इंसान को छोटा या बड़ा करना अभी मार्वल स्टूडियो ही जानता है, ठीक है। तो क्वांटम फिजिक्स में हमने पढ़ा क्या? अभी एटम्स वगैरह को किस तरीके से बना करके उससे हथियार वगैरह बनाए जा सकते हैं, ये सब चीजें हमने क्वांटम फिजिक्स में पढ़ी। फिर हमारा नया उसी में आएगा एटम्स वगैरह को समझना, जो कि उसी का पार्ट होगा। थर्ड, डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, तो इसी में पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप में ही। जैसे फोटोन वगैरह के बारे में जब पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे हम माइक्रोस्कोप में। फोटोन क्या है? तो लाइट वहां से यहां तक हमारे तक पहुंच रही है, तो क्या उसको किसी मीडियम की आवश्यकता होगी? मीडियम चाहिए होगा उसको, तो ये मीडियम तो नहीं चाहिए होता, लेकिन एक छोटा सा पार्टिकल जो है वो चल के आता है उसके साथ, लाइट की साथ। तो जो फोटोन है उसके बारे में समझेंगे इसमें, ठीक है। ये सब चीजें हो गई, तो स्कोप के बारे में पता चल गया। अब आते हैं थोड़ा सा एक्साइटमेंट के बारे में कि फिजिक्स हमको पढ़ना क्यों होता है। तो थोड़ा सा मैं मिटाता हूं, उसके बाद देखते हैं फिजिक्स हमको पढ़ना क्यों है। एक्साइटमेंट के बारे में बात करें अगर एक्साइटमेंट की, तो सबसे पहली एक्साइटमेंट क्या है हमारी कि फिजिक्स जो है ना वो डेली लाइफ रूटीन से हमारी मैच करती है। क्या करती है? डेली लाइफ फिनोमिनास से हमारे मैच करती है। सेकेंड हमने क्या पढ़ा इसी में, एक्साइटमेंट में अगर बात करें तो आपने फिजिक्स को पहले समझने की कोशिश की, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स बोल सकते हैं। थर्ड आपका कि अब आपने फिजिक्स को समझ लिया तो उसे अप्लाई कहां करना, मतलब एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। कोई चीज समझते हो तो उसे कहीं अप्लाई करने की कोशिश तो करते होगे ना, एप्लीकेशन। भैया फोर्थ क्या होगा हमारा? सबसे जो फोर्थ है वो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, प्रिडिक्ट द फ्यूचर। फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट द फ्यूचर। भैया ये क्या है? ये फिर आप फ्यूचर वगैरह लाने लगे। तो हाँ, अब यहां पे क्या किया गया, अब एप्लीकेशन आपने कोई बना लिया तो उससे कुछ होना भी चाहिए। भैया इसको समझाइए जरा। तो सोचो आपने क्या किया, पहले ले गए एक पत्थर को, छत पे आप ले जाकर के चढ़ गए, वहां से आपने उस पत्थर को फेंका, तो आपने देखा कि वो पत्थर कितने स्पीड से नीचे आया। आपने उस पत्थर का मास क्या किया, मेजर कर लिया कि कितने केजी का है वो, ठीक है। थर्ड, अब आपने इन सब चीजों के बारे में जब जानकारी समझ ली
तो क्या किया आपने, उसको अप्लाई करने को सोचा। तो अप्लाई कैसे करोगे, तो अब की बार आप सिर्फ ये मेजर करोगे कि आप कितनी ऊंचाई पे जा रहे हो पत्थर को फेंकने के लिए, ले नहीं जाना पड़ेगा आपको। तो आप यहीं से बैठे बैठे अगर किसी चीज के बारे में समझ ले रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं, फ्यूचर ही बोलते हैं। कि मतलब उस चीज को किया नहीं और उसके बारे में आपने बता दिया, तो वो होता है हमारा प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर। समझ में आई था, ठीक है। फिर लास्ट है हमारा कि जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है, तो वो है हमारा फोर्स के बारे में समझना। ठीक है, तो देखो नेचर में टोटल 4 टाइप्स के फोर्स हैं। ठीक है, तो 4 टाइप्स के फोर्स हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ नेचुरल फोर्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नेचुरल फोर्स। नेचुरल फोर्स, क्या मजाक है, बहुत सारे फोर्स होते हैं। तो बाबू देखो 4 ही ऐसे फोर्स होते हैं जो कि नेचर से लिए गए हैं। ठीक है, और उन्हीं के द्वारा सबको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो फर्स्ट लॉ हमारा आता है जो कि न्यूटन चाचा दिए थे, जिसका नाम है ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी। सेकेंड आपका आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, फोर्थ आपका आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो भैया पहला ग्रेविटी के बारे में आते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटी क्या है, फर्स्ट इसका फॉर्मूला पहले क्या होता है वो लिख लो। तो Gm1 × m2 अपॉन r²। ठीक है, तो देखो बात करें इसकी, इस वाले फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। भैया लॉन्ग रेंज से आपका क्या तात्पर्य है, क्या कहना चाहते हो? देखो F जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। अब जो भी r² के 1/r² के प्रोपोर्शनल होते हैं उनका अंत नहीं मिल पाता कि वो कहां तक जा सकते हैं। सोचो आपने अपने आप को ले लिया और ब्रह्मांड में कहीं भी एक और मास वाली चीज होगी तो आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे होगे। ठीक है, तो ये होता है लॉन्ग रेंज फोर्स जो कि कहीं भी अप्लाई हो सकता है, किसी के बीच भी। ठीक है, सेकेंड आपका इसको, इस वाले फोर्स को मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, देयर आर नो नीड ऑफ मीडियम्स। तो नो नीड ऑफ मीडियम। ठीक है, थर्ड बाबू आपका क्या होगा, तो देखो जो ये फोर्स है ना ये यूनिवर्सल फोर्स है। तो यहाँ पे तो भैया सभी यूनिवर्सल फोर्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसकी बात करूं तो ये वीक फोर्स है। सबसे ज्यादा अगर वीक फोर्स की बात करें तो यही है वीक फोर्स। ठीक है, अब आते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या कहता है, सबसे पहली बात कि ये हमेशा बीटा डीके के बीच ही लगता है। ठीक है, अब बीटा डीके 2 प्रकार की होती है, पहला पॉजिटिव बीटा डीके और दूसरा निगेटिव बीटा डीके। तो उनका नाम क्या है, एक को बोलते हैं क्या बोलते हैं यार इसका नाम, कैसे पूछ क्या बोलते हैं उसको, पहले वाले को पॉजिटिव वाले को बोलते हैं न्यूट्रिनो और सेकेंड वाले को बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। तो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है वो सिर्फ न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के बीच ही लगता है। ठीक है, पहला ये हो गया, इसके अलावा ये किसी के बीच नहीं लगता। सेकेंड, ये जो है ये भी एक वीक फोर्स है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक वीक फोर्स है। थर्ड, ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है।
ये शॉर्ट रेंज फोर्स है तो कितने की से कितने के बीच होगा? तो ये सिर्फ 10 टू दी पावर -14 से 10 टू दी पावर -15 मीटर के बीच ही लगता है। इससे अगर ज्यादा दूरी पे कोई चीज रखी गई है तो उसके बीच ये फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आते हैं आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं तो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R²। तो यहां से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। अब अगर 1/r² के प्रोपोर्शनल है तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स होगा। भैया यहां भी लॉन्ग रेंज फोर्स आ गया। ठीक है, सेकेंड में आते हैं तो ये कहता है ना, ये सिर्फ चार्जेस के बीच में लगता है। या तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या चार्ज निगेटिव चार्ज होना चाहिए। ये पॉजिटिव निगेटिव के बीच चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच लगेगा, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में लगेगा, निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच में लगेगा। मतलब हमेशा इसको चाहिए चार्ज। ठीक है, चार्ज ही के बीच वो लगेगा। भैया थोड़ा सा लॉन्ग रेंज फोर्स को थोड़ा और अच्छे से समझा दो। तो देखो लॉन्ग रेंज फोर्स क्या कहता है, मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अब इसका अपना फील्ड होगा। अब कहाँ तक फील्ड होगा? तो भैया फॉर्मूले से तो पता चल रहा है कि अनंत तक कहीं होगा, पता नहीं कहाँ तक जा रहा होगा, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, तो बहुत दूर तक ये जा रहा होगा। मान लो ये कोई टेस्ट चार्ज है जो कि कहीं यहाँ पे स्थित है, तो ये क्या कहे? प्लस पॉजिटिव चार्ज जो अपना होगा ये कहेगा कि आप मुझसे दूर कहां तक जाओगे। ठीक है, आप मुझसे दूर कहां तक जाओगे, अपने दिल से मुझे कैसे निकाल पाओगे। ठीक, अपने दिल से मुझे कैसे निकाल पाओगे मतलब आप कहीं भी रहोगे तो मेरे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो आपको छुएंगी। थर्ड, भैया आप यहां पे हो तो मुझे मेरी याद तो आती ही होगी। ठीक है, मतलब मेरा फोर्स जो होगा तुम पे अप्लाई होता ही होगा। हम तो वो खुशबू हैं जो हवाओं में रहते हैं, मतलब देखो ये अब जहां तक आप मान सकते हो वहां तक होगा। ठीक है, हम वो खुशबू हैं जो हवाओं में रहते हैं, तुम अपनी सांसों को लेना कैसे छोड़ पाओगे। ठीक है, मतलब तुम अपनी सांसों को तो कभी बंद नहीं कर सकते। जैसे ये अब पॉजिटिव चार्ज है तो अपने नेचर को तो बदल सकते नहीं है। ठीक है, हमेशा क्या रहेंगे? पॉजिटिव ही रहेंगे। अब पॉजिटिव होने के कारण इनके ऊपर एक फोर्स लगेगा जो कि हमेशा बाहर की तरफ खदेड़ता रहेगा, तो कितना भी दूर ये जाएंगे इनके ऊपर फोर्स लगता रहेगा। ठीक है, अब आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि इस यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स प्रेजेंट टाइम में माना जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? पहला, ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो नाम से ही पता चल रहा है। सेकेंड, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। ठीक है, शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब सीधे यही वाला टॉपिक को तुम उठा करके ले चले जाओ कि 10 टू दी पावर -14 से 10 टू दी पावर -15 मीटर के बीच में ही लगता है। इससे दूरी पे अगर कहीं रखा हुआ है तो नहीं लगेगा। ठीक, हो गया खत्म। आपका इतना था ये टॉपिक। भैया यहाँ पे क्या खत्म है? ये थोड़ा सा और ले सकते हो, खींच सकते हो। तो बात करें अगर स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो देखो, सबसे जैसे जैसे आप इस तरीके से बढ़ रहे हो ना, इसीलिए मैंने लाइन से लिखा है, तो ये बढ़ते गया तो इस तरीके से फोर्स भी बढ़ रहा होगा। अगर मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को 1 नंबर दूं, एक कहूं कि वो 1 न्यूटन का फोर्स वहां पे लग रहा होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होगा इसका 1/100वां गुना होगा। ठीक है, 1/100वां बोलो या इसी चीज को लिख सकते हो 10 टू दी पावर -2 टाइम्स होगा। तो भैया वीक न्यूक्लियर फोर्स कितना होगा? तो ये 10 टू दी पावर -13 टाइम्स होगा। और बात करें ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी तो इतनी होगी 10 टू दी पावर -38, 10 टू दी पावर -38 टाइम्स होगी। सोचो ये कितने छोटे नंबर हो गए, 10 टू दी पावर -13। मतलब अगर एक लिखा हो, एक को अगर 10 टू दी पावर 13 से डिवाइड किया जाए तो उसका पता नहीं चलेगा जीरो कहां तक जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे होते हैं फोर्स, यानी कि ये कितना ज्यादा होता है आपका, आप यहीं से अनुभव कर सकते हो। मतलब अगर कोई दो चार्जेस रखे गए हैं, ठीक है, अब ये क्या है, इसका 1/100वां गुना ये होता है, तो इनके न्यूक्लियर आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को, जबकि इस वाले फोर्स को पता भी नहीं चलेगा अगर ये दोनों पॉजिटिव हुए तो। चलो ठीक है, बाकी आपका हुआ चैप्टर यहाँ पे खत्म। ये चीजें थी, समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो ज़्यादा माइंड मत करना, अगला वाला जो चैप्टर आएगा उस पर ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। बस इसको अगर आपने पढ़ा होगा ग्रेविटी वगैरह को इतना लेकर के, तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आता है, हर पेपर में आता है, ये मेरी गारंटी, ठीक है। हाँ, पढ़ते रहते हैं। कल या परसों फिर आपकी सेकेंड वीडियो आएगी, जिसका नाम होगा यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। चलिए ठीक है।